नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स पे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की जनजातियों में अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचते हुए आज हम बात करेंगे 31वीं जनजाति के बारे में, और जो कि है वो है आपका बिरहोर जनजाति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बता दें कि इससे पहले हम 30 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। 30 जनजातियों को इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ये 31वीं जनजाति है और एक और मेरा बच गया है, वो है कह सकते हैं कि असुर जनजाति के बारे में एक अंतिम जनजाति हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 32 जनजाति को कह सकते हैं कि पूरा तरह से कवर कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं कह सकते कि इससे पहले हमारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो इस तरह से आगे हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से हमारे अगले वीडियो को आप देख सकेंगे। चलिए हम जानते हैं बिरहोर जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले बिरहोर शब्द आने से ही आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, वो है घुमंतु। क्योंकि हम जानते हैं कि बिरहोर ऐसी जनजाति है जो कि कहीं ना कहीं एक जगह इनका मुख्य कह सकते हैं कि अस्थायी निवास नहीं होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह ये घूमते रहते हैं, इसीलिए ये घुमंतु जनजाति के रूप में माने जाते हैं। बता दें कि बिरहोर जो है वो झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। अल्पसंख्यक कहने का अर्थ है कि इनकी जनसंख्या जो है वो काफी कम देखा जाता है झारखंड में। साथ ही साथ याद रखेंगे कि झारखंड के अलावा ये कई राज्यों में भी देखने को मिलता है, जैसे उड़ीसा की अगर बात करें, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य हैं जिनमें कह सकते हैं कि बिरहोर जनजाति देखने को मिलता है। ये घुमंतु किस्म की जनजाति है। ये घुमंतु कह सकते हैं कि घुमंतु किस्म की जनजाति है, यानी एक जगह इनका कहीं भी मुख्य कह सकते हैं कि निवास स्थल नहीं होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होते रहता है, जिसके कारण से ये घुमंतु किस्म की जनजाति मानी जाती है। और याद रखिएगा, ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। तो याद रखेंगे, ये स्वयं को क्या कहते हैं, तो ये सूर्यवंशी मानते हैं। अगर बात करें इनके समूह की, तो ये प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें ये सामूहिक दृष्टि पर, अगर बात करें प्रजातीय दृष्टि पर ये किस आधार पर ये है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। याद रखेगा, हम प्रजाति समूह को 3 भागों में बांटे थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड और फिर द्रविडियन। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा। तो इसमें से जो बिरहोर जनजाति आता है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड के अंतर्गत आता है। अगर इनकी भाषाओं की बात करें तो इनकी भाषा बिरहोरी भाषा है, जो कि कहीं ना कहीं मुंडारी से मिलता जुलता भाषा माना जाता है। और मुंडारी हम जानते हैं कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, इसलिए ये भाषा भी जो होगा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से ही संबंधित माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार समूह है जिसमें ये आता है। तो याद रखिएगा, बिरहोरी भाषा जो है वो मुंडारी भाषा से ये मिलता जुलता भाषा माना जाता है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास, तो नहीं कह सकते हैं कि ये मुख्य भ्रमण क्षेत्र कह सकते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो ये मुख्य निवास की जगह पे मुख्य भ्रमण क्षेत्र हम ज्यादा अच्छा मान सकते हैं कि ये इनका जो मुख्य भ्रमण क्षेत्र माना जाता है वो कहीं ना कहीं छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलता है ज्यादातर। तो ये उत्तर पूर्व कह सकते हैं उत्तर पूर्वीय क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कह सकते हैं कि संथाल परगना क्षेत्र हो गया। संथाल परगना के अलावा उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र कुछ देखने को मिलता है, यानी उत्तर और पूर्वी दोनों का जो कॉमन सेक्टर होता है। यानी कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो हो गया, जैसे कोई भी नक्शा अगर बात करें तो नक्शा जब हम ऐसे खड़ा होते हैं तो ऊपर में हो गया वो उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। जब हम नक्शा में इस तरह से बात करते हैं तो कह सकते हैं कि ये हुआ पूर्व, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है यही क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि ये पूर्व के भी कुछ क्षेत्र कवर करते हैं और कुछ ये उत्तर के भी कवर करते हैं। तो इसमें से अगर बात करें तो जैसे चतरा, हजारीबाग और भी कई ऐसे जिले हैं जो कि कह सकते हैं कि इसमें आता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये छोटा नागपुर क्षेत्र में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। अगर बात करें इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र व्यवस्था के बारे में, तो बिरहोर की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये 2 भागों में बटे हुए हैं। अब 2 भागों में ये किस आधार पर बटे हुए हैं,
तो पहला है उल्थू या तो फिर भूलियास, उल्थू या तो फिर भूलियास। अब ये क्या है कि ये घुमंतू किस्म की जनजाति है। ये क्या है, ये घुमंतू किस्म की जनजाति माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये घुमंतू किस्म की जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उल्थू या तो फिर भूलियास। और दूसरा है जांघी या थानिया। ये क्या होते हैं कि ये थोड़ा सा अस्थायी निवासी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अस्थायी निवास करते हैं। तो ये क्या है कि जांघी या थानिया कहलाता है। और जो घुमंतू किस्म के होते हैं वो उल्थू या तो फिर भूलियास होता है। अब याद यहाँ पे भी याद रखने का कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भूलियास, यानी भूलियास यानी भूलना। और भूलेगा कौन, वो ज्यादा जो घूमेगा, क्योंकि जो एक जगह है वो तो उसको भूलने का जरूरत ही नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह अगर घूमेगा तो वो भूलेगा। इसलिए याद रख सकते हैं कि भूलियास जो है वो घुमंतू किस्म की जनजाति है। वहीं जांघी या थानिया जो है ये अस्थायी निवास करते हैं। तो ये पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकते कि अस्थायी नहीं माने जाते, लेकिन थोड़ा बहुत ये अस्थायी रूप से अपना निवास कह सकते कि ये स्थल मानते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे इनमें परिवार का जो प्रधान होता है उसे नाथा कहा जाता है। इनमें परिवार का प्रधान जो है उसे नाथा कहा जाता है। और ये कह सकते हैं कि वंशीय आधार पर कह सकते हैं कि वंशानुगत होता है। और जो परिवार का मुख्य व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं जो भी उनका सारी चीज का जो भी कह सकते हैं कि सुलझाने का कार्य जो होता है पारिवारिक तौर पर वो नाथा का ही होता है। यानी कह सकते हैं जो परिवार का प्रधान होता है वो नाथा कहलाता है। और इनकी एक अपनी बस्ती होता है जिसे ये टंडा कहते हैं। तो इनकी एक बस्ती होता है जिसे ये टंडा कहते हैं। तो याद रखेगा ये अपनी बस्ती को टंडा के नाम से पुकारते हैं। साथ ही साथ इनमें एक छोटी छोटी झोपड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक जगह से दूसरे जगह कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वहां पे क्या है कि एक प्लास्टिक के तंबू नुमा ये कह सकते हैं कि एक घर बनाते हैं, जिसे ये क्या कहते हैं, कुंबा या तो फिर कुरहर कहते हैं। तो कुंबा तो आपको पता ही होगा, कुंबा या तो फिर कुरहर कहते हैं। और इनमें भी याद रखेंगे दो कुंबाओं में भी दो समूह बटा हुआ है, एक है ओड़ा कुंबा और दूसरा है चू कुंबा। तो ओड़ा कुंबा जो है ये कह सकते हैं कि बड़ा जो झोपड़ी होता है उसे ये ओड़ा कुंबा कहते हैं। और जो ये छोटा कुंबा बनता है उसे ये चू कुंबा कहते हैं। तो यानी ये बड़ा कुंबा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। तो बड़ा को ये ओड़ा कुंबा कहते हैं जबकि छोटा को चू कुंबा कहते हैं, यानी जो छोटा सा होता है। याद रखेंगे इनमें कई सारे गोत्र भी देखने को मिलता है। तो कई सारे गोत्र में बटा हुआ है, जैसे गोलवार, फिर है करगेटा, टोपवार, सागला कुड़चट्टा, सिंहपुरिया, हेम्ब्रम, सवर, हांसदा, सवरिया, खेर, गिद्ध, इंदवार और भैया। तो ये कुछ जो है इनके प्रमुख गोत्र देखने को मिलता है। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, याद रखिएगा गुलवार, क्रिकेटा, टोपवार, सागला कुड़चट्टा, सिंहपुरिया, हेम्ब्रम, सवर, हांसदा, सवरिया, फिर है आपका खेर, गिद्ध, इंदवार और भुइया। तो ये कुछ इनके प्रमुख गोत्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके युवा ग्रह, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इनके युवा ग्रह में कई नाम अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत परिवर्तन है। और कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत किताबों की अपनी कलाबाजी होती है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत शब्दों को थोड़ा बहुत बदल देते हैं और वो खुद से अपने से कह सकते हैं कि वो लिख देते हैं। दरअसल एक ही नाम है, इसमें या तो गतियोरा कहें, या तो गितिजोरी कहें, या तो फिर गितियोरा कहें, या तो फिर गितियोरा कहें, ये लगभग एक ही चीज है। तो याद रखेंगे ये शब्दावली आप तीनों चारों याद रखें। और कहीं कहीं पे आपको टंडा भी मिल जाता है। हालांकि ये टंडा एक्चुअल में ये अपनी बस्ती को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि युवा ग्रह को भी टंडा कई जगह देखने को मिलता है। और याद रखिएगा इन्हें गतियोरा, गितिजोरी या तो फिर गितियोरा कहा जाता है। इनमें युवा ग्रह जो होता है वो युवक और युवतियों के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया है। यानी कह सकते हैं कि लड़कों के लिए अलग युवा ग्रह होता है जिसको हम गितियोरा कहते हैं, और लड़कियों के लिए अलग है। तो युवकों के लिए जो होता है यानी लड़कों के लिए जो होता है वो डोंडा कांठा कहलाता है, डोंडा कांठा कहलाता है। जबकि लड़कियों के लिए डिंडी कुंडी कहलाता है, डिंडी कुंडी कहलाता है। यहाँ पे भी आप याद रख सकते हैं, अगर कहीं आप कह सकते हैं कि सिंपल वे में अगर देखें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नाम पर भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि लड़कों के लिए है तो डोंडा है, जबकि लड़कियों के लिए है तो डिंडी है।
तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करके भी कह सकते हैं कि अगर पढ़ेंगे तो वहां से भी आप इन चीजों को आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो इन सभी जहां पे आपको दो चीज देखने को मिलता है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। तो इन सभी को क्या है कि थोड़ा सा आप कोई एक पॉइंट को पकड़े और वहां से आप याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रटने का प्रयास करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कुछ समय के बाद आप उन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी चीज को आप एक की पॉइंट पकड़े और उन सभी चीजों को आप लंबे समय तक याद रख सकेंगे। याद रखिएगा, लड़कों के युवक जो होता है वो डोंडा का अंगूठा कहलाता है, जबकि लड़कियों के लिए जो होता है वो डिंडी कुंडी कहलाता है। इनमें प्रमुख विवाह जो वो सदर बापला कहलाता है। और सदर बापला दरअसल ये कह सकते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है उसके द्वारा ये निर्धारित विवाह होता है। कह सकते हैं कि परिवार के द्वारा ये तय किया गया विवाह होता है और उन्हीं के द्वारा ये संपन्न होता है, जिसके कारण से इसे सदर बापला या तो सबसे ज्यादा प्रचलित भी देखने को मिलता है। अगर कुछ अगर विवाह का बात करें तो उनमें से जैसे नाम नापम बापला, बोलो बापला, फिर सिंदूर बापला, हिरुम बापला, किरिंग जावे, ये सभी कुछ प्रमुख कह सकते हैं कि विवाह इनमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इनमें कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों में अगर चर्चा करें तो एक शब्द आता है तुमदा। अब तुमदा का अर्थ होता है मांदर या तो फिर ढोल जो होता है वो तुमदा के अंतर्गत होता है। दूसरा है तमक जो कि नगाड़ा, और एक है तीरियो यानी बांसुरी। तो ये तीन जो है वो प्रमुख वाद्य यंत्र देखने को मिलता है, तुमदा, तमक और तीरियो। तुमदा क्या हो गया, मांदर या तो फिर ढोल होता है। फिर है तमक, और तमक का अर्थ होता है नगाड़ा, यानी नगाड़ा आप जानते होंगे। फिर ये सभी चीजों को आप अच्छे से जानते होंगे, मांदर और ढोल। तो मांदर कह सकते हैं कि जनजातियों के लिए एक प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। ये कह सकते हैं कि कोई भी नृत्य या संगीत होता है तो उनमें मांदर का इनका कह सकते हैं एक प्रमुख योगदान माना जाता है। साथ ही साथ तमक यानी नगाड़ा और तीरियों जो है वो बांसुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों वाद्य यंत्रों को आप याद रखिएगा, तुमदा, तमक और तीरियों। इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर बात करें तो इनकी भूमि जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। कह सकते हैं कि जो अगर कुछ खेती बाड़ी करते भी है, जिनके पास कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भूमि है, कह सकते हैं कि कृषि के लिए, तो वो 3 रूपों में बटा हुआ है। 3 रूपों में वो कौन कौन से बटा हुआ है? पहला आता है बेरा, दूसरा है बादी और तीसरा है गोडा। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इन तीनों को याद रखने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा। ये क्या है कि ये निम्न भूमि है, यानी ये निचले क्षेत्र में जो भूमि होता है उसे वो बेरा भूमि के नाम से जानते हैं, या तो बेरा भूमि उसे कहते हैं। जबकि जो ये बीच क्षेत्र में होते हैं, कह सकते हैं जो मध्य भाग में होता है, ना ही ऊपर में ना ही नीचे में, तो बीच में होता है उसे बादी भूमि कहा जाता है। जबकि जो ऊंचली कह सकते हैं कि ऊंची भूमि होता है, कह सकते हैं ऊंचे क्षेत्र में जो होता है उसे ये गोडा भूमि के नाम से पुकारते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे शब्द देखे गोडा तो याद आ जाए कि आपको गोडा यानी नीचे होना चाहिए, ये नीचे वाला भूमि होना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं याद रखें, ये उल्टा थोड़ा सा याद रखेंगे। तो गोडा भूमि जो है ये ऊंची भूमि कहलाता है, ठीक है। जबकि बादी भूमि जो है ये कह सकते कि मध्य भूमि क्षेत्र माना जाता है। जबकि बेरा जो है ये निम्न भूमि माना जाता है, यानी निम्न भूमि यानी सबसे निचला भूमि जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जो सबसे नीचे मैदानी भाग है। ये कुछ इस तरह से आप याद रखें। तो जो यहाँ पे क्षेत्र है तो ये बेरा हुआ, जो कुछ इस क्षेत्र में बीच वाले क्षेत्र में है, कह सकते हैं ये बीच वाले क्षेत्र में है, वो बादी कहलाया। और जो ऊपरी क्षेत्र में है वो क्या है, तो वो गोड़ा कहलाया। तो यानी ये तीनों भूमि जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो नीचे है उनको याद रखिए बेरा, जो मध्य भाग में है वो बादी, और सबसे ऊपरी क्षेत्र में है वो गोडा कहलाया। तो ये तीन जो है वो 3 अलग अलग क्षेत्रों कह सकते हैं कि नाम में बटा हुआ है। इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कई जगह आपको बिरहोर जनजाति का जो मुख्य पेशा माना जाता है वो रस्सी बनाना, क्योंकि ये रस्सी बनाने में ये कैसे कह सकते हैं कि काफी ये संपन्न माने जाते हैं, और रस्सी बनाना इनका एक प्रमुख पेशा माना जाता है। और रस्सी बनाने में की कला में ये काफी कह सकते हैं कि कौशल जनजाति के रूप में माना जाता है। हालांकि ये जिस तरह से मेहनत करते हैं उनका उतना पर्याप्त कह सकते हैं कि उनका मेहनताना नहीं मिल पाता है, और कह सकते हैं कि उतना इनके पास पर्याप्त रूप से ये कह सकते हैं कि बनाते भी नहीं, क्योंकि लगातार इनकी जिस तरह से जनसंख्या का ह्रास हो रहा है और
कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मशीनीकरण के कारण से, जो मशीनीकरण आने के बाद क्या है, इनकी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खत्म होता हुआ दिखाई दिया। तो याद रखेगा, इनका जो मुख्य पेशा प्राचीन काल में माना जाता है वो रस्सी बनाना। हालांकि वर्तमान में भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में देखा जाता है कि जंगल क्षेत्रों में ये रस्सी बनाने का कार्य आज भी करते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें इनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो बिरहोर की धार्मिक व्यवस्था अगर बात करें, इनके प्रमुख देवता को सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। तो इनके प्रमुख देवता को सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। अन्य देवी देवताओं में अगर बात करें, जो कि कहीं ना कहीं ये पारिवारिक देवी देवताओं को माना जाता है, जो हेप्रोम, ओराबोंगा, ये कह सकते हैं कांदोबोंगा, टंडाबोंगा, देवी माई, ये कुछ प्रमुख देवी देवताएं हैं। जबकि इनके धार्मिक प्रधान को नाये के नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं कि नाये को, इनके धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है, नाये कहा जाता है। जो इनके धार्मिक कार्यों का संचालन जो करते हैं उन्हें ये नाये कहते हैं। तो इस तरह से बिरहोर जनजाति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता था, उन सभी चीजों को हम एक जगह लाने का प्रयास किया। अगर इस तरह से आप आसानी से याद रखें, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, यह घुमंतू किस्म की जनजाति है और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इनका समूह जो वो प्रोटो आर्टिलाइट के अंतर्गत आता है। इनकी भाषा बिरहोरी भाषा है, जो कि मुंडारी भाषा से कहीं ना कहीं मिलता जुलता माना जाता है। और मुंडारी भाषा जो वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के अंतर्गत आता है, तो ये भी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत ही आएगा। मुख्य निवास क्षेत्र अगर बात करें या मुख्य भ्रमण क्षेत्र अगर माने, तो छोटा नागपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैसे चतरा, हजारीबाग और भी उस तरह के गिरिडीह हो गया, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है उल्थू या तो फिर भुलियास और दूसरा है जांघी या थानिया। उल्थू या भुलियास जो ये घुमंतू किस्म के माने जाते हैं, यानी कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहते हैं। जबकि दूसरा है जांघी या थानिया, जो कह सकते हैं थोड़ा बहुत अस्थायी निवास जो मानते हैं, जो अस्थायी निवास रहते हैं, वो जांघी या तो फिर थानिया बिरहोर के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखेंगे, भूलेगा वो जो घूमते रहेगा। तो ये चीज को आप याद रखेंगे कि पॉइंट को पकड़िए, आप आसानी से याद रख लेंगे। इनके परिवार के प्रधान को नाथा कहा जाता है। नाथा कहा जाता है, जो भी कह सकते हैं कि परिवार का जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होना, कह सकते हैं कि करना होता है, वो इन्हीं के द्वारा होता है, नाथा के द्वारा। बस्ती, ये अपने बस्ती को ये टंडा के नाम से पुकारते हैं और इनमें छोटी छोटी झोपड़ी देखने को मिलता है, जिसे कुंबा या तो फिर कुरहर कहते हैं। यानी कह सकते हैं इनमें जो मुख्य रूप से झोपड़ी या घर कह सकते हैं, जो घर है उसे कुंबा या कुरहर कहते हैं, क्योंकि इनका कोई भी अस्थायी कह सकते हैं कि अस्थायी निवास नहीं होता है, जिसके कारण से इनका अस्थायी कह सकते हैं कि आवास भी नहीं होता है। जिनका अस्थायी निवास ही नहीं है, जहां पे एक जगह ये अस्थायी रूप से रहते ही नहीं है, तो वो अस्थायी घर कहां से बनाएंगे, जिसके कारण से ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते जाते हैं। कहीं पे ये कह सकते हैं कि लकड़ी के बना लेते हैं, या तो कहीं पे प्लास्टिक डाल के बना लेते हैं, कहीं पे पुआल, या तो इस तरह के कई सारे अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। इनमें भी ये दो रूप में बटा हुआ है, ओड़ा कुंबा, और जो कि बड़ा होता है, जो कह सकते हैं कि जो बड़ा देखने को मिलता है वो ओड़ा कुंबा कहा जाता है, और जो छोटा होता है उसे चू कुंबा कहा जाता है। तो इन दोनों को याद रखेंगे। प्रमुख गोत्रों में गोलवार, क्रिकेटा, टोपवार, सांकला कुर्चटा, फिर सिंकुरिया, हेम्ब्रम, सवर, हंसदा, सवरिया, खेर, गीध, इंदवार और भुइया, ये कुछ प्रमुख गोत्र देखने को मिलता है। इनके युवा ग्रह को गतियोरा, गितिजोरी, टंडा या तो फिर गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। लड़कों के लिए अलग युवा ग्रह का व्यवस्था है, जबकि लड़कियों के लिए अलग। हम जानते हैं कि युवक और युवतियों के लिए अलग अलग युवा ग्रह देखने को मिलता है, और युवा ग्रह वैसा स्थल होता है जहां पे युवक और युवतियों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो भी जनजातीय कला, सांस्कृतिक, या तो फिर कह सकते हैं कि अपनी जो भी सांस्कृतिक व्यवस्था है उनके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वही युवा ग्रह कहलाता है। तो युवा ग्रह अगर लड़कों के लिए बात करें तो डोंडा कांठा कहलाता है, जबकि लड़कियों के लिए जो होता है यानी युवतियों के लिए जो होता है वो डिंडी कुंडी कहलाता है। इनके प्रमुख विवाह अगर बात करें तो ये सदर बापला के नाम से जाना जाता है, सदर बापला। अन्य विवाह में अगर बात करें तो नाम नापम बापला, बोलो बापला, सिंदूर, हिरूम, किरिंग जावे बापला, ये सभी कुछ प्रमुख देखने को मिलता है। इनमें 3 वाद्यंत्र देखने को मिलता है, तुमदा, तमक और तीरियों। तुमदा कह सकते हैं कि मांदर या तो फिर ढोल होता है, तमक जो होता है वो नगाड़ा होता है, और कह सकते हैं तीरियों जो है वो बांसुरी के नाम से जाना जाता है। इन तीनों चीज को आप याद रखेंगे। आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अगर बात करें, इनकी भूमि जो है वो 3 रूपों में बटा हुआ है, बेरा, बादी और गोड़ा। बेरा जो होता है वो निम्न भूमि होता है, यानी निचले क्षेत्र में जो भूमि होता है उसे ये बेरा कहते हैं। उसके थोड़े ऊपर में जो बीच भाग में होता है उसे वो बादी कहते हैं, और जो सबसे ऊपरी भूमि जो होता है, कह सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भूमि होता है उसे ये गोड़ा के नाम से पुकारते हैं।
इनका मुख्य पेशा जो वो ज्यादातर देखने को मिलता है वो प्राचीन काल में अगर बात करें तो रस्सी बनाना। हालांकि ये वर्तमान में भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति कह सकते हैं कि उतना कह सकते हैं धीरे धीरे ये जरूर परिवर्तन हुआ, लेकिन जिस स्थिति से होना चाहिए था उतना इनमें परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है आज भी। इनके धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो प्रमुख देवता सिंगबोंगा है, अन्य में हेब्रोन, ओराबोंगा, कांदोबोंगा, टंडाबोंगा और देवी माई। इनके धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है, इनके धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा और आप आसानी से हमारे सारे अगले वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। तो आप सभी को एक बार अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।